जब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया तो चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। पांडव आसानी से वहां से चले गए। दुर्योधन के गुप्तचरों को मालूम नहीं पड़ा कि पांडव किधर चले गए। आगे चलकर उन्होंने तय किया कि मत्स्य देश चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहां बाहर का आदमी बहुत कम आता है। वहां का राजा विराट एक अच्छे और नेक दिल इंसान है। उन्होंने 1 साल का अज्ञातवास मत्स्य देश में बिताने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि विराट के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ है जो घनी शाखाओं वाला है। तब पांडवों ने अपने अस्त्र गहने सब उस पेड़ पर एक कपड़े में बांधकर छुपा दिए और नगर की तरफ चल दिए। जब नगर के पास पहुंचे तो युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रख दिया और महाराजा विराट के दरबार में पहुंच गई। किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। तब कंक वाले युधिष्ठिर ने राजा से कहा कि हे राजन, मेरा नाम कंक है। मैं पहले राजा युधिष्ठिर के साथ उनका मनोरंजन किया करता था। अब जब से पांडव और युधिष्ठिर कहीं चले गए हैं, मुझे कहीं काम नहीं मिला है। हे राजन, मुझे कोई ऐसा काम दे दीजिए जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। तब राजा विराट ने कहा कि आपने पांडवों के यहाँ काम किया है तो हम तुम्हें अपने साथ रख लेंगे। तुम हमारा मनोरंजन भी करना और हमारे साथ कभी कभार बैठकर चौसस भी खेलना। अब भीमसेन ने अपना नाम बल्लभ रसोइया रख लिया, क्योंकि भीमसेन के लिए खाने की अत्यधिक मात्रा में जरूरत थी। वह राजा के यहाँ दरबार में गई। उन्होंने कहा, हे राजन, मेरा नाम बल्लभ है। मैं पांडवों के यहाँ रसोई में नित्य नए व्यंजन बनाकर उन्हें खिलाता था, पर पांडव चले गए हैं तब से मेरे पास कोई काम नहीं है। मुझे अपनी रसोई घर में काम के लिए रख लें। मैं आपको नित्य नए व्यंजन मिलाकर आपको खिलाया करूंगा। तब राजा ने कहा कि इस बल्लभ को रसोई घर में भेज दो और रानी सुलेखा से कहो कि वो अपनी देख रेख में खाना बनवाया करे। इसके बाद अर्जुन एक स्त्री का रूप धारण कर दरबार में गई। उन्होंने कहा कि मेरा नाम ब्रह्मला है और मैं संगीत की शिक्षा बच्चों को अच्छी तरह देती हूँ और गायन में भी मैं पारंगत हूँ। क्योंकि इंद्रदेव के कहे हुए शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे कि 1 साल के लिए श्राप को ग्रहण करो, वो तुम्हारे बहुत काम आएगा। इस तरह से जब राजा ने कहा कि हमारी पुत्री उत्तरा को आप गायन और संगीत की शिक्षा दीजिए, यही तुम्हारा काम है, और उन्हें राज दरबार से उत्तरा के प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। इसके बाद नकुल और सहदेव भी काम मांगने गए। राजा ने उन्हें अश्वों और गायों का देखभाल करने की जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि राजा विराट के यहाँ गाय बहुत पाली जाती थी। अब पांडव अपनी किसी तरह से सभी ने अपना अपना कार्य शुरू कर दिया। अब सब राजा के उसमें सहयोग करने लगे। किसी ने नहीं सोचा, न किसी पर संदेह हुआ कि ऐसे पांडव किसी के यहाँ अज्ञातवास काट रहे हैं। एक दिन विराट नगर में रानी ने सारंधा द्रौपदी से कहा, हे सारंधा, तुमसे द्रौपदी बहुत खुश रहती होगी। फिर सारंधा ने कहा कि अब द्रौपदी की बात नहीं करती हूँ।
मुझे दुख हो रहा है कि पांडव कभी किसी से नहीं हारे थे। विराटनगर की रानी ने कहा, मगर वो शकुनी के कपटी जुए में हार गए। मुझे सुनकर बहुत दुख हो रहा है और द्रौपदी को तो कितना दुख हुआ होगा। तब सारंगा ने कहा, हे महारानी जी, तभी अगर पांडव जुए में नहीं हारते तभी तो सभी को मालूम करना कि दूध कीड़ा कितनी बुरी चीज है। इसमें जीतने वाला भी और हारने वाला भी दोनों अंधे हो जाते हैं। उन्हें ये भी होश नहीं रहता कि दूध कीड़ा में हम किसे क्या लगा रहे हैं। तब रानी ने कहा कि हे सारंगा, मुझे बहुत दुख है कि पांडव हमारे मित्र होते हुए भी दर दर भटक रहे हैं। उसी समय उत्तरा वहां भागती हुई आई। माता ने कहा, हे उत्तरा, हे राजकुमारी, क्या तुम्हें ब्रह्मणा ने चलना नहीं सिखाया है जो इतनी तेज भाग रही हो। तब उत्तरा ने कहा, हे माता श्री, मुझे देर हो गई और ब्रह्मणा मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्रह्मणा के पास जा रही हूँ। दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों से कहा, अगर तुमने उसका पता नहीं लगाया तो तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। जब आप बराबर उनके पीछे थे तो वो पांडव कहाँ गायब हो गए। या तो पांडवों को पता लगाओ, नहीं तो सभी का सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब जासूस भी सोचने लगे थे कि हमारी मृत्यु निश्चित है, फिर भी पांडवों का पता लगाने के लिए नगर नगर भटक रही थी। अब 1 साल में कुछ ही महीने बचे थे। राजा विराट का साला एक दिन वहां आ गया। उसका नाम कीचक था। वह बहुत बलशाली था और कामी पुरुष भी था। उसी समय द्रौपदी महारानी सुरेशा के पास आई। तब कीचक वही बैठा हुआ था। उसने देखा कि ये दासी तो बहुत सुंदर है, इसके चाल ढाल से लगता है कि ये कोई दासी नहीं है। उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन, आज की सेवा में इस दासी को मेरे पास भेज दो। रानी सुदेशना मना न कर सकी, क्योंकि राजा विराट और रानी सुदेशना उस कीचक से बहुत डरती थी। वह बहुत बलशाली था और हर तरह से उस राज में अपनी मनमानी करता था। इसके बाद सुदेशना ने कहा, हे सारंगा, कीचक के साथ चली जाओ। जब सारंगा वहां गई तो उसने कहा कि आप देखने में तो दासी नहीं हो, कोई राजकुमारी लगती हो। तुम इस तरह से दासी बनकर क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही हो। मुझसे शादी कर लो तो तुम जिंदगी भर खुश रखूंगा और मेरी जितनी बार रानी है वो तुम्हारे दासी हो जाएंगी। इस पर द्रौपदी ने कहा कि मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, मैं एक साधारण दासी हूँ और मुझे दासी रहना ही बहुत अच्छा लगता है। तब कीचक ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। अगर तुम राजी से नहीं बनोगी तो मुझे राज में कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद सारंगा महारानी के पास गई और उन्होंने कीचक की शिकायत की, मगर रानी कुछ न कह सकी। दूसरे दिन वह भरे दरबार में सारंगा के पीछे पीछे हो लिया। राज दरबार में वह सारंगा दासी का अपमान करने लगा। सारंगी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपकी दासी जनता के समान हूँ। आपका फर्ज है कि अगर कोई मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है उसे दंड देने की कोशिश करें। पर राजा कुछ न बोल सके। किसी तरह कंक बने दुष्यंत ने वो मामला
थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया। अब रात हो गई। भीमसेन अपनी रसोई में इस चिंता में थे कि आज द्रौपदी के साथ फिर अपमान हुआ है। इस तरह द्रौपदी का कब तक अपमान होता रहेगा। तभी द्रौपदी सारंधा भीमसेन के पास पहुंची। उसने कहा, हे बल्लभ, जिसका देवर इतने बलवान हो, जिसका प्रति धर्मराज हो, कब तक मैं अपना अपमान कराती रहूंगी। आज भरी सभा में कीचक ने मेरे साथ जो किया वह आपने अपनी आंखों से देखा था। किसी ने कुछ नहीं कहा। हे गदाधारी भीम, अगर कीचक ने सुबह का सूर्योदय देख लिया तो तुम्हारी भाभी सूर्यास्त नहीं देख पाएगी। मुझे नहीं पता, मुझे इस दुष्ट का वध चाहिए। तब भीमसेन ने कहा, हे भाभी, हम अज्ञातवास में हैं, मगर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तुम मेरी भाभी माँ हो। उसने कहा, किसी तरह कीचक को समझा बुझाकर रंगशाला ले आओ। रंगशाला में मैं उस दुष्ट का इंतजार करूंगा और उसे ऐसी मौत दूंगा कि संसार उसे याद रखेगा। इसके बाद सारंधा कीचक के पास गई और उसने कहा कि मैं अपने पति से बहुत डरती हूँ। मेरे गंधर्व पति है, इसलिए आज रात रंगशाला में आ जाओ, मैं वहीं इंतजार करूंगी। उसी समय वहां ब्रह्मला बने अर्जुन आ गई। जब कीचक आया तो उसने सोचा कि सारंधा दासी लेटी हुई है, मगर उसे नहीं पता था कि उसकी मौत तो वहां लेटी हुई थी। भीमसेन एक स्त्री के बस ओढ़कर बैठे थे। जब कीचक ने वहां पहुंचकर जैसे ही मुंह से कपड़ा उठाया, बल्लभ रसोई को देखकर वह घबरा गया। उसने कहा, तू यहाँ कैसे? तब भीमसेन ने कहा कि मैं तेरी मौत बनकर आया हूँ। तूने जो मेरी भाभी का अपमान किया है, इसके लिए तुझे कोई माफी नहीं मिलेगी। इसके बाद भीमसेन और कीचक में युद्ध हो गया। कीचक भी बहुत बलवान था। दोनों में काफी देर तक युद्ध होता रहा। अर्जुन ब्रह्मला बने अपने वाद विवाद में ढोलक को बजाते रहे कि जिससे अंदर का कोई कोलाहल बाहर न जाए। आखिर कथन प्रयास के बाद भीमसेन ने कीचक को वध कर दिया। उसके मुक्के मार मार कर इस तरह से कर दिया कोई पहचान न आए। वह एक मांस का लोथा बना गए। उसने कहा, हे कीचक, तूने अपनी मृत्यु को खुद न्योता दिया था। तूने जिस महारानी द्रौपदी को छूने की कोशिश की, तुझे नहीं पता था कि उसके चार देवर अति बलशाली हैं। इसलिए तुमने अपने जीते जी मौत को गले लगा लिया। इसके बाद द्रौपदी से कहा कि आप फौरन अपने निवास स्थान पर चली जाओ, किसी को पता न चले। इसके बाद सारंधा द्रौपदी अपने सोने के कक्ष में चली गई और भीमसेन भी अपने किसी रसोई में आकर सो गई।